चलिए, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात बोलेगा, शांत रहिएगा। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात बोला तो कहां से हुआ था? मिस्र के कीमिया से हुआ था। कहां से हुआ था? ये सब बच्चा वाला सवाल है। मिस्र के कीमिया से हुआ था। जगह है कीमिया से। जिसका शाब्दिक अर्थ पूछेगा बाबू, शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? काली मिट्टी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। हमने काली मिट्टी को देहात में क्या बोलते हैं? केवाल बोलते हैं। काली मिट्टी अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ काली मिट्टी होता है। तो ये तो सब जानते हैं हम। रसायन शास्त्र का परिभाषा दे दो। विज्ञान के वह शाखा, देखिएगा, विज्ञान के वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संगठन, संरचना एवं गुण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का क्या कर किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ये समझिएगा, ये परिभाषा इसे बोल दी है। अगर पूछे कि विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री का परिभाषा बोलो तो कहिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संगठन, संरचना एवं गुण में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। कहेगा केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से होता है? तो मिस्र के कीमिया से होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। कौन बुक में लिखा रहेगा? जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन इतना परिभाषा दे होता है। अब क्वेश्चन यहां से पूछेगा, देखिएगा। मूव क्या नहीं हो रहा है? देखिएगा, शांत रहिएगा आप लोग। कहेगा कि रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? लेवोजियर साहब को। कौन है? लेवोजियर साहब को। देखिएगा, लेवोजियर साहब द्रव्यमान संरक्षण का भी सिद्धांत दिए थे। ये शांत रहिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के मतलब समझते हैं? द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या बदल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिए थे जानते हैं? आइंस्टीन साहब दिए थे। E बराबर mc²। आइंस्टीन साहब का कहना था कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होता नहीं नष्ट होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कुछ बदल सकते हैं। जैसे डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बल्ब का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। समझ रहे ना? हम लोग मर गए तब कच्चे में बदल जाएगा। समझिए आप लोग, पंचतत्व में मिल जाएगा। चलिए, तो रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा गया? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत किसने दिया? यह भी कल बताए थे कि ऑक्सीजन का खोज सिल्ले प्रिस्टले किए थे, लेकिन लेवोजियर साहब कहते कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, माने आग जलाना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। उसमें एक अपवाद था, जर्कोनियम, बिना आगों के जल रहा था। सब सिद्धांत किसने दिए? लेवोजियर साहब ने। और भारतीय रासायनिक शास्त्र का जनक का बाबू भारतीय तो पीसी रॉय है। कौन है? पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इन्हें नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया। यहां सब्जेक्टिव टाइप का पूछेगा। तो नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? पीसी रॉय को, प्रफुल्ल चंद्र
रॉय। अब आइए आगे देखिएगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पीडीएफ, आप लोग को पीडीएफ मिलेगा बाबू, शांत रहिएगा आप लोग। दादा जी कोई दिक्कत है? बैठिए। दादा जी जैसा लगते हैं। चलिए अब आइए पदार्थ के कण। कौन? इतना दे दिए, एग्जाम में कभी पूछ दे तो अपना बना लीजिएगा। देखिएगा चाची बाबू क्या है, नहीं मूव हो रहा है जी। चाची का क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रफुल्ल चंद्र राय, पदार्थ के कण। बाबू रे एक है परमाणु। अब यहां से समझने वाला बात है, एक एक चीज आप लोग समझिएगा, मजाक मत लीजिएगा। पदार्थ के कण, परमाणु और अणु पूछ देगा। तत्वों के सूक्ष्मतम कण को, तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के है। कहेगा तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? परमाणु। और कहेगा यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? अणु। आगे सारा चीज हम बताएंगे। चलिए देखिएगा। और एक वैज्ञानिक थे, परमाणु की चर्चा, पहले परमाणु का पूरा डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद अणु का यौगिक का लेंगे। एक वैज्ञानिक थे डेमोक्रेटिस। कौन? डेमोक्रेटिस। ये समझिएगा, यहां से परिभाषा आधारित है। आप थोड़ा सा कहानी टाइप के याद कीजिएगा ना तो पूरा याद रहेगा, और नहीं कीजिएगा तो यही फिर रटिए। परमाणु कहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, अगर पूरे तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या करें? अणु। परमाणु के बारे में एक व्यक्ति और डेमोक्रेटिस साहब बोले ना कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। क्या है? परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य है। ये 450 ईसा पूर्व पहले की बात है बाबू। डेमोक्रेटिस साहब जब आए तब बोले कि परमाणु क्या है? विभाज्य नहीं, अविभाज्य, विभाजन नहीं कर सकते। 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में डाल्टन साहब आए। कौन आए? डाल्टन साहब। 19वीं सदी में डाल्टन साहब आए और इन्हीं के बात को दोहरा दिए। डाल्टन साहब भी कहे कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। माइक में आवाज नहीं जा रहा था? क्या फट रहा है? देखिएगा, सही है। देखिएगा 19वीं सदी में, सुनिए, 19वीं सदी में डाल्टन साहब ने इसी बात को दोहरा दिए। किनके बात को? डेमोक्रेटिस के बात को दोहरा दिए कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। डाल्टन साहब ने भी यही कहा कि परमाणु अविभाज्य है, इसको विभाज्य आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी आया, कौन? 20वीं सदी, कुछ वैज्ञानिकों के सहयोग से पता चला क्या? पता चला कि परमाणु क्या है? परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अब दो वैज्ञानिक डेमोक्रेटिस और डाल्टन साहब बोल दिए,
450 ईसा पूर्व से 19वीं सदी तक ही पता चलते आया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। और बीच में कोई कह दे कि परमाणु विभाज्य है तो जाहिर सी बात है उसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगा। कैसे आप कह रहे हैं कि परमाणु विभाज्य है? आप काट नहीं सकते हैं, काट सकते हैं, परमाणु को अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बात बोले और फिक्स किए कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। तो कैसे विभाज्य है क्लियर कीजिए। तो कहेंगे कि परमाणु के अंदर देखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कुछ होता है न्यूट्रॉन होता है। क्लियर कर दिए। अलग अलग वैज्ञानिक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन से है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक, नामकरण के थे गोल्डस्टीन। और तय किए कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। और सिद्ध किए कि कौची परमाणु विभाज्य है। तो बाबू सबसे पहले परमाणु और विभाज्य की बात किसने बोले थे? 19वीं सदी में कौन बोले कि अविभाज्य? डाल्टन। 20वीं सदी में प्रूफ कौन किए कि परमाणु क्या है, विभाज्य है? कितने वैज्ञानिक मिलकर बोले? 3 गो। कौन कौन थे? मुख्य रूप से तीनों थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन के? प्रोटॉन। तीनों मिलकर बोले कि परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जब कोई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, जिस पर माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, जीरो होता है। सिद्ध कर दे कि परमाणु भी क्या है, विभाज्य है। तो परमाणु तो समझ में आ गया। अब कोई भी तत्व हम लेते हैं, समझिए कि क्या है परमाणु। 118 तत्व के रूप में क्या है परमाणु। सोडियम की परमाणु संख्या 11 पढ़े। प्रोटॉन की संख्या भी 11। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब बराबर है। कब तक? जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे सोडियम के परमाणु संख्या कितना था, 11। तो एक शर्त, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 11। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो घटा देंगे। 23 में से 11 कितना बचेगा, 12। ऊपर में से नीचे घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगा। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व में चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगा। अगर इस पर प्लस चार्ज है तो समझिए कि एगो कोई के दिया है। अगर इस पर माइनस चार्ज है तो समझिए कि एगो कोई से लिया है। तो परमाणु संख्या में अगर जितना प्लस रहेगा उतना घटा देंगे, उल्टा करेंगे। कहेगा आप इसके हिसाब से, प्लस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 11 गो के पास रोटी था, एगो कोई कभी तत्काल दे दिया, के गो बचा, 10 गो। दोनों देता है तो प्लस चढ़ता है। और इसके हिसाब से माइनस के 11 गो रोटी है, एगो कोई से क्या किया, लिया है, के गो। समझ में आ रहा है। तो टोटल का टोटल तत्व क्या कहलाया, परमाणु। अब आइए अणु। देखिए छोटा छोटा चीज सीखते जाइए तो आगे कोई भार नहीं पड़ेगा। अणु की बात देखिए, पदार्थ के 2 कण बता रहे, परमाणु और अणु। परमाणु कैसे विभाज्य हुआ, विभाज्य से जो पता चल गया। अब अणु के बारे में देखिए, परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है, अणु। परमाणु के संयोग से जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अणु। क्या बनेगा, अणु। जैसे नाइट्रोजन अकेले है तो परमाणु, लेकिन एक और नाइट्रोजन ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा, N2। कुछ हो गया, N2। परमाणु के कितने अणु हो गया, 2। हम बोले हैं यौगिक के सुस्तम कण को क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। देखे तो यौगिक के मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिला देते तो यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्व में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कहलाया कौन, अणु। हाइड्रोजन अगर अकेले है तो परमाणु, लेकिन H2 हो गया तो कुछ हो गया, अणु। क्या हो गया, अणु। कोई दिक्कत है। जैसे जल क्या है, अणु है। क्या है, अणु। जिसमें हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन, कितने अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु, 1 ऑक्सीजन के कितने अणु मिलकर जल बना, 3। कितने तत्व मिलकर बना, 2। तत्व पूछे तो 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अणु पूछे तो हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन के 3 गो हो गया।
कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल वैसे देगा, जल में कितने तत्व है तो कहेंगे 3, कितने अणु 2, कहेंगे कितने तत्व है 2, कितने अणु है 3, तो गिन लीजिएगा ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये कौन है? अणु है। यौगिक का कैल्शियम एगो, कार्बन एगो, ऑक्सीजन के गो है 3 गो। परमाणुओं के संयोग से क्या बना? अणु। परमाणु और अणु में कोई डाउट है? और याद रखिएगा पदार्थ की परिभाषा ले लीजिए, दुनिया का वो सारी चीज पदार्थ है। सुनिएगा, दुनिया का हर वो चीज पदार्थ है बाबू जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, जिसमें स्थान घेरता है कुछ न कुछ, या तो आप महसूस करके बता सकते हैं। जैसे हवा तेज चला कि धीमा चल रहा है, आप महसूस करते हैं कि नापने जाते हैं, आप नीचे से आते ऊपर से बहुत आंधी आया है, कैसे अब महसूस किए? तो सारी की सारी वो चीज पदार्थ है जिसको आप महसूस करते हैं, छू के देखते हैं, छूने से ही पता चलता है। उस सब का सब जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ न कुछ भार हो, उस क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाता है? पदार्थ का कॉन्सेप्ट परिभाषा क्लियर हो गया। दुनिया का हर वो चीज पदार्थ है, लेकिन एक अपवाद है, बल्ब, प्रकाश, ये क्या है? अपवाद है। ये पदार्थ में आप शामिल नहीं कर सकते, इसका कोई भार और नहीं है, इसको आप प्रकाश को अपवाद में रखिएगा, ये पदार्थ नहीं है। लेकिन दुनिया का सारा चीज क्या है? पदार्थ। पदार्थ का परिभाषा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जा बाबू। चलिए देखिएगा, अब आइए पदार्थ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पदार्थ दो प्रकार का होता है, दो भाग में। खानदान के नाम सुने हैं? एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक के आधार पर होता है। क्या समझ में आ रहा है? समझा रहे हैं जो? कोई डाउट नहीं ना? ऐसा नहीं ना हो रहा कंफ्यूज में है आप लोग? नहीं ना? पदार्थ कितने प्रकार का हुआ? 2, भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक। पदार्थ की परिभाषा समझ में आ गया होगा, परमाणु अणु समझ में आ गया होगा। अब आगे माइक का हम नहीं भी बोलते तो घड़घड़ा रहा है, हम बोलते तो घड़घड़ाता है कि बिना बोले हुए भी घड़घड़ाता है? हो गया? ठीक है, चलिए अभी भी गड़बड़ा रहा है। कहाँ गड़बड़ा रहा है? अच्छा, अगर माइक हटा देंगे बाबू तो हमारा रिकॉर्डिंग नहीं होगा। मेरा मजबूरी है, माइक थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, आप लोग अपने आदमी है ना, ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा दिक्कत। चलिए ऑनलाइन वाले में ध्यान दीजिएगा जी। भौतिक और रासायनिक देखिएगा। भौतिक में पहले भौतिक को निपट लेते हैं, उसके बाद रासायनिक में इन करेंगे। इतना यानी पदार्थ को दो भाग में बांटे, भौतिक और रासायनिक। ठोस, पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या है? गैस। सब बच्चा वाला चीज है जी। ठोस द्रव गैस आज से करते आ रहे हैं, 8वीं क्लास में ठोस द्रव गैस पढ़ते आ रहे हैं, आज तक कॉन्सेप्ट क्लियर। बाबू रे ठोस देखिएगा, लोहा देखे हैं? लोहा क्या है? ठोस है। और इसके कण जो है, कण के अनुवेदन क्या होता है? सटा सटा। क्या होता है? सटा सटा। तो फिगर पर हम क्या दर्शा देते हैं? क्या एक समझिए कि लोहा है, क्या है? लोहा। इसके अणु क्या है? एकदम सटे सटे। लोहा के कण के अणु क्या है? पूरा सटा सटा है, ये ठोस कहलाया। द्रव थोड़ा सा इसे हटा हटा रहेगा, कोई डाउट? चलिए, और एक है क्या? गैस, ये पूरा फैला रहेगा। देखिए इस फिगर के अनुसार समझिएगा।
पदार्थ में भौतिक रूप से कितने अवस्था है? 3। कहेगा ना पदार्थ के मूल रूप से कितना अवस्था? क्वेश्चन अगर बन गया 3, ठोस, द्रव और गैस। मूल रूप से तीनों गो है, चौथी, पांचवी, छठी अपना करते रहिएगा, लेकिन मूल रूप से कितने अवस्था? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में उसके कण क्या में पूरा सटा सटा, द्रव में उससे थोड़ा सा हटा हटा, गैस में पूरा हटा। कोई दिक्कत? चलिए पूछ देगा बच्चा वाला सवाल कि ठोस का आकार और आयतन, कच्ची है आयतन, दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो ठोस में आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। द्रव में बाबू आकार अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या होता है बाबू? निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। समझिएगा, जैसे 2 लीटर पानी लीजिए, 2 लीटर क्या लेना है? पानी। और एक 3 लीटर के बर्तन में रख दीजिए 2 लीटर पानी, और एक 5 लीटर के बर्तन में 2 लीटर का उछल दीजिए। ज्यादा देखिएगा दोनों का जो आकार है वो चेंज होगा। 5 लीटर वाला पेंदिए तक सट कर रह जाएगा, और जो 3 लीटर वाला रहेगा लगभग भरने की अवस्था में रहेगा। क्या आयतन चेंज हुआ? नहीं। दोनों में क्या डाले? 2 लीटर, लेकिन अपना अपना आकार ले लिया कि नहीं? सेप। इसीलिए बोला जाता है आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन देखिए इसमें दोनों आकार और आयतन दोनों क्या होता है बाबू? अनिश्चित होता है। आप 5 केजी के सिलेंडर में 1 केजी गैस रखे, चाहे 4 केजी, भरा हुआ कुछ रहेगा, दोनों आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। 1 लीटर भी गैस रहेगा तो पूरा चारों तरफ फैला हुआ रहेगा। 5 में 4 लीटर भरिएगा तो पूरा चारों तरफ उसी तरह से क्या होगा? फैला हुआ रहेगा। तो ठोस, द्रव और गैस समझ में आ रहा है? कहेगा वो पदार्थ की चौथी अवस्था, इसमें तो रटे होंगे। चौथी अवस्था पूछ दो तो क्या होगा? प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है किसके कारण होता है? ऊष्मा प्लाज्मा के कारण। 5वीं अवस्था पूछ दे बाबू तो बोस-आइंस्टीन। छठी भी है बोस-आइंस्टीन, समझिएगा बोस-आइंस्टीन। छठी अवस्था भी है बाबू, छठी अवस्था भी है। फॉर्निको है। कौन? फॉर्निको। फॉर्निको करके कुछ आता है। छठी कंडेंसेंट। कौन है? कंडेंसेंट। छठी अवस्था यही होता है, शायद देख लीजिएगा आप लोग फॉर्निको कंडेंसेंट। लेकिन मुख्य रूप से कितना पूछता है? 5 पूछता है। तो ठोस, द्रव, गैस समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, इससे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछेगा। एक आध बार कभी कलाल आ जाए तो अलग बात है, क्वेश्चन कहां से पूछता है जो देखिए। लेकिन इसको जरूरी है जानकारी रखना, क्या है जरूरी। देखिएगा पूछ देगा गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा? घनत्व सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में? अंतरान्वित स्थान, अंतरान्वित आकर्षण बल, समझ रहे? प्रत्यास्था सबसे ज्यादा किसमें होगा? ये सारी तमाम चीजें क्या करेगा? पूछेगा। तो उसको एक बार क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में देखिएगा घटते से बढ़ते से घटते क्रम में ले लेते हैं। क्या? समझ में आ रहा है क्या? मैं इसे बकते जा रहा है? चलिए ठीक है। देखिएगा कहेगा ठोस, द्रव और गैस बढ़ते से क्या ले रहे हैं? घटते। बढ़ते से
घटते क्रम में। सब पूछेगा एग्जाम में बाबू, कंफ्यूज में आप लोग गलती करके आइएगा। पहला पॉइंट, गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? सबसे ज्यादा गति किसमें होगा? जितना गैप रहेगा उतने में ज्यादा गति होगा, दौड़ेगा, ईपट्टी से पट्टी जाएगा तो क्या होगा? गैस। बाबू रे एगो खाली याद रखना समझ के, 2 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अरे 3 गो व्यक्ति में 1 गो चोर है, 2 गो चोर है तो 1 गो इंसान पता नहीं चलेगा। 3 गो व्यक्ति में कहा गया कि 2 गो चोर है और 1 गो इंसान है, 2 गो चोरे के पकड़ लिए तो इंसान तो ऐसे पता चला कि बच्चल है जो इंसान है, बस वही इसमें करना है। खानदानी बीच में दराव आएगा, कच्ची आएगा बीच में खानदानी। खानदानी के मतलब समझ आ रहा है? अब तो शादी ब्याह होगा ना तो खानदानी पूछ के वहां जाया जाता है, लड़के के यहाँ या लड़का के यहाँ किस खानदान से है, वही खानदाने के नाम से पता चलता है खेत उत के बारे में कितना वो लड़का का हिस्सा पड़ता है। यही ना शादी ब्याह में होता है। देखिए गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें है? पता चलिए कि जब गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में है तो खानदानी बीच में कौन आ रहा है? द्रव। तो बचा कौन बाबू? लिख लीजिए ठोस, लिख दीजिए ठोस। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। गतिज ऊर्जा के बाद घनत्व क्या है? घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होगा? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें है? ठोस में। तब लिख देंगे ठोस। खानदानी कौन है? द्रव। फिर बचा कौन? तो 2 गो तो इसी, 1 गो याद करे तो 1 गो बीच में खानदानी आ जा रहा है, फिर पीछे जो बचेगा जो लिख देंगे ठोस, द्रव और गैस। तीसरा पॉइंट मिलेगा अंतरान्विक आकर्षण बल। अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा ठोस में। किसमें? ठोस। तब खानदानी कौन है? उसके बाद आ रहा बाबू अंतरान्विक स्थान, चौथा कौन है? अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? स्थान सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। अंतरान्विक गैप किसमें है? स्थान के ऊपर गैप, सबसे ज्यादा गैप गैस। गैप किसमें है? गैस में। तो खानदानी कौन आ रहा है? प्रत्यास्था देख लीजिए, प्रत्यास्था। बाबू रे प्रत्यास्था का मतलब समझो तब हमको ठोस द्रव गैस बोलना है। इलास्टिसिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, ठेठ में समझो। एक मतलब मान लो कि लोहा का छड़िया है, सरिया का मतलब छड़। देखते हैं हम लोग बचपन में कहीं पिलर ढलाई रहता था, इतना बड़ा सरिया 4 गो रहता था, हम लोग धीरे धीरे करके उसको तोड़ के घर लेके चल जाते। दिख रहा है ना? तो हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे ऐंठते थे और छोड़ते थे तो वही अवस्था में चल जाता। जैसे एक कागज के पन्ना, देखिए प्रत्यास्था का मतलब समझते हैं किसका ज्यादा होगा? बच रहा है? देखिएगा जैसे इसको मोरे, कच्ची की है मोरे, तो देखिए धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं। लेकिन एकरा हम मोर के ऐसे किए तो तुरंत क्या होगा? मुड़ेगा तुरंत अपना। देखिए मोड़ने के बाद अगर छोड़े और जितना जल्दी पहले अवस्था में चल जाए उसी को कहते हैं प्रत्यास्था। उसको ज्यादा प्रत्यास्था है। कागज के तुलना में इसका प्रत्यास्था ज्यादा होगा कि इसका प्रत्यास्था ज्यादा? समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्था लोहा का है। लोहा में होगा कि द्रव में कि गैस में? तो लोहा क्या है? ठोस का रूप है। अब समझ में आया? अब गलती होगा? प्रत्यास्था का मतलब समझ में आ गया? ठोस, द्रव और गैस। और कुछ छूटा हुआ है? देख लीजिएगा, नोटबुक है किसी के पास? बुक है, लुसेंट है। देखिए लुसेंट में और कुछ दिया हुआ है।
याद रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिशन पे कुछ नहीं है। हाँ देखिए, विश्राम भी देख लीजिए। विश्राम कौन है? विश्राम मटन के बनते देखे हैं? मटन बनते बगल में देखे, देखना नहीं पड़ता, उसके सुगंध से पता चल रहा है कि हमारे गोतिया में आज कुछ बढ़ रहा है। मटन पता चल रहा है सुगंध से। सबसे ज्यादा विश्राम किस में हो रहा है? गैस में कि ठोस में कि द्रव में? हवा से पता चल जा रहा है कि उसमें क्या है, मटन का स्वाद आ रहा है। तो सबसे ज्यादा विश्राम किस में होता है? गैस। खानदानी कौन आ रहा है बाबू? द्रव। खानदानी एकदम नहीं छोड़ना, ओकर बाद ठोस, ओकर बाद ठोस। देखिएगा, गरम खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, बस ये वजह कौन है? विश्राम। वो जल्दी अंदर क्या होता है? फैल जाता है, जीभ में क्या होता है? फैल जाता है। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़िए। और कुछ है? प्राश्रय सबसे ज्यादा कहाँ होगा? कहाँ गया? सबसे ज्यादा प्राश्रय गैस में होगा। गैस। खानदानी कौन आएगा? द्रव। फिर कौन आएगा? ठोस। कौन आएगा? ठोस। समझ में आ रहा है ना? अब आप लोग का एग्जाम में पूछेगा तो समझ में आएगा ना? लग रहा है कि एक ही वो पर जोर लगाना है खाली, ऐसा आप लोग को लग रहा है कि एक ही चीज पर जोर लगाना है, आगे वाला पर हम बढ़ते से क्या लिखे? घटते। क्या लिखे? घटते। चलिए अब आइए आगे। क्या है बाबू? फोटो लेना है। ले लीजिए, फोटो ले लीजिए आप लोग। हो गया? क्या हुआ बाबू? समझ में आ रहा है? हमको लगता है कि आप लोग झूठे बोल देते हैं कि समझ में आ रहा है। क्या कि हमको नहीं समझ में आता था बचपन में, तो हम बोलते रहते थे मास्टर साहब को, हाँ सर समझ गया, पूछे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, खाली इज्जत बचाने के लिए। लेकिन आप लोग पर हमको भरोसा है, आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा, इतना तो हमारा विश्वास है। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, एक एक चीज के समझेंगे बाबू, और बाद माइक कैमरा को ऑफ करके आप लोग का दोबारा रिवीजन करा देंगे। देखिएगा, पदार्थ में होने वाले हाँ बाबू साइड हो जाए, उस साइड वाला बताने के लिए बोल रहे हैं। रसायन है? हवा नहीं आता है? अच्छा, गेट बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना? ठीक। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन बाबू, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ये हम समझिएगा, अभी हम यही पट्टी में चल रहे हैं। एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा समझिएगा। आवाज आ रहा है माइक में ना? भौतिक परिवर्तन की परिभाषा समझिए। जिस अवस्था में है और उसको दूसरी अवस्था में बदले, और फिर दूसरे अवस्था से जो पहले अवस्था में था फिर वापस आ जाए वही अवस्था में, क्या कहलाया? जैसे बदलते रहे, जैसे जल को क्या बनाए? बर्फ, और फिर बर्फ को क्या बना देंगे? बन जाएगा कि नहीं? तो कहलाया कौन चीज? भौतिक परिवर्तन। जो बदल जाए भौतिक, न बदले, कोई डाउट है जी? हम बेहोश हो गए,
भौतिक है कि कभी न कभी हम होश होंगे, किस वजह से बेहोश हो बात की बात है। हमको पानी में चढ़ाएगा, ग्लूकोज उनको देगा, हम होश में आएंगे, यानी कि बेहोश से कुछ होगा। तो कैसा परिवर्तन हुआ? बेहोश मर गए, लौट के आएंगे जी। क्लियर हुआ? चलिए, हंस कह रहे हैं आप लोग? आप लोग का कंफ्यूज के चलते सब बोलना पड़ता है। और आप लोग नहीं भुलाइएगा, सर ऐसा बातें बोल दी है कि अब कहां से भुलाएंगे। आप लोग एकदम भाषा खोजते हो उस टाइप का, ठेठ में एकदम बोलते रहिए आप लोग के। लेकिन हम सब मजबूरी समझ रहे हैं बाबू, आप लोग का कहाँ साइंस में दिक्कत होता होगा, क्योंकि चीज को हम बहुत अच्छे से झेले हैं, इसलिए आप लोग को दूर कर देंगे। अभी तक कोई कष्ट बुझाया है समझने में साइंस? जब आदर्श सर ने आप लोग को नहीं बुझाया ना बाबू, तो ये तो चुटकी का खेल है, इसी बताते जाएंगे आप लोग को, हंसते हंसते पार कर देंगे पूरा सिलेबस। हाँ, सच्चाई बताते हैं, मजाक में थोड़े ना बोल रहे हैं, सीरियस में बोल रहे हैं, भले हंस के बोल रहे हैं। चलिए, भौतिक परिवर्तन बदल जाए, अब बदल के दोबारा बदल जाए, समझिए। मरे और कुछ बेहोश हुए पर आई ना बदले, बदलने के बाद दोबारा ना बदले, दोबारा ना पुराने अवस्था में ना आए। समझ में आ रहा है? इसको फिर से बढ़िया से लिख दे। हाँ, समझ रहा है? आप लोग को लग रहा है कि सब डंडी मार दिए। डंडी मारने के मतलब समझते हैं, जो चीज देना चाहिए उतना देता, जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। जैसे डीलर लोग गांव देहात में जाइएगा, 5 केजी चावल की जगह 4 केजी देगा। ये बिपिन सर संहार दिए हैं वो अपन क्षेत्र में मुखिया बन के, समझ रहे हैं? समझिए बाबू, गेहूं मिटार गया जी। भौतिक परिवर्तन देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन हम बोले हैं, तो बताइएगा भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होगा कि अस्थायी? क्योंकि बदलते रहता है, तो इसीलिए भौतिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कह सकते हैं। तो अस्थायी परिवर्तन किसको कह दिए? भौतिक को। रासायनिक को कैसा परिवर्तन कहेंगे बाबू? इसको कह देंगे अस्थायी परिवर्तन। क्या कहेंगे? अस्थायी परिवर्तन। कोई डाउट है? समझिएगा, अस्थायी परिवर्तन किसको कह दिए? रासायनिक परिवर्तन को। अब एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ले, जल को बर्फ में बदलना, कैसा परिवर्तन? कैसा परिवर्तन होगा? कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। और बोलिए एग्जाम्पल। आप लोग का कुछ याद नहीं है। कपूर का जलना, ठीक है। कपूर का जलना, अगर बाबू रे अगर इसके अलावा कुछ जलने वाला पूछ देना, कागज का जलना, लकड़ी के टुकड़ा का जलना, सब रासायनिक, लेकिन कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि कपूर जलता है किस विधि? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातन उसको कहते हैं जो ठोस सीधे कांचे में बदल जाता है, गैस में। ठोस सीधे कांचे में बदलता है, इसीलिए कपूर का जलना क्या कहलाया? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद कुछ भी जलने वाला पदार्थ, जैसे ऊर्ध्वपातन विधि को छोड़ के, जैसे नौसादर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही होता है,
तो कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे गैस में बदलना एक प्रकार मान लीजिए कि कैसा परिवर्तन होता है। इसलिए कपूर का जलना ठोस से सीधे क्यों बदल रहा है? गैस में। उसको क्या ले लेंगे? भौतिक परिवर्तन। कागज के टुकड़ा का जलना, लकड़ी के टुकड़ा का जलना, उसके बाद कुछ भी जलने वाला कहानी आ जाए, कैसा होगा? तीसरा पॉइंट ले लीजिए, बारिश। बारिश का मतलब क्या? जल हो गया। जाहिर सी बात है, जल तो तीनों अवस्थाएं पाया जाता है, ठोस, तरल। हाँ, जल से रिलेटेड ले लीजिए। और क्या आ सकता है भौतिक परिवर्तन में? नारियल का पानी कौन बोल रहा है जी? कौन नारियल के पानी बोल रहा है? चलिए इधर देख लीजिएगा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कैसा? चलिए कैसा परिवर्तन हुआ? होगा कि नहीं? दूध का दही बनना, दूध से दही बनना। हाँ, पदार्थों का किण्वन, सड़ने को ही क्या कहा जाता है? किण्वन। तो लिख दो, पदार्थ का किण्वन। किण्वन के मतलब क्या? सड़ जाना, बस वही कहलाया किण्वन। बोलो बाबू। हाँ, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन होगा? लेकिन बाबू मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन? रासायनिक। कैसा? देखिएगा, मोमबत्ती का पिघलना, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, मोमबत्ती जब ना बकलोल सुनो, हम लोग बचपन में मम्मी जब दीपावली के समय में मोमबत्ती को जलाती थी ना, तो हम लोग उसको सुबह उठ के उसको बटोरने जाते थे, बटोर लेते थे और उसको पिघलाते थे। दिया के तो कमी रहता था नहीं, पिघला के इसको पपीता के डंडा देखे हैं, पपीता के डंडा में इसको डाल देते थे और एकरा में वो धागा लटका देते थे, फिर से मोमबत्ती बनते कुछ हो गया। पिघला था ना, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन? भौतिक। लेकिन जलना, मक्खन का खट्टा होना, फिर से मीठा होगा। अब झूठों को चीनी मिला के कर दो, जो बात की बात है, लेकिन रियल में तो नहीं होगा बाबू रे। सोडियम, देखो सोडियम को फास्फोरस में रखना कैसा परिवर्तन? रासायनिक। क्योंकि सोडियम सुरक्षित होता है केरोसिन में, और रख दिए जल में तो धुआं धुआं हो जाएगा, फिर सोडियम मिलेगा दोबारा? और उसी ले लीजिए छठा, फास्फोरस को केरोसिन तेल में रखना। सोडियम को कोची में रख दिए? जल में। सॉरी सोडियम को जल में रखेंगे, फास्फोरस में ला गया, तो सोडियम ऐसे सुरक्षित रहता है कहाँ? केरोसिन तेल में। रखे कहाँ? जल में, तो धुआं धुआं हो जाएगा। और उसी फास्फोरस सुरक्षित कहाँ रहता है? जल में, लेकिन रख दीजिए केरोसिन तेल में, तो धुआं धुआं हो जाएगा कि नहीं? जब धुआं होगा तो दोबारा फास्फोरस मिलेगा। सोडियम जब धुआं धुआं होगा तो फिर हमको सोडियम मिलेगा। तो सोडियम सुरक्षित रहता है केरोसिन तेल में, लेकिन फास्फोरस में डाल दे तो कुछ धुआं धुआं। तो कहेगा सोडियम को, सॉरी फास्फोरस में रहा, सोडियम को जल में रखना कैसा परिवर्तन? अब फास्फोरस को केरोसिन में रखना, केरोसिन तेल में। क्लियर हो रहा है? खाना का पचना, रोटी खाए फिर रोटी निकलेगा? आगे बढ़ जाइए, आप लोग कल दे दिए काम, काफी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन? लोहा पर जंग लगता है तो भार बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। लोहे पर जंग से बचाने के लिए कांची का परत, लेकिन लकड़ी पर कीड़ा मकोड़ा से बचने के लिए कांची का, जिंक क्लोराइड का। आप हाईवे पर जाइएगा या कोई रोड पर जाइएगा तो देखिएगा वो पेंट कभी उजला से कभी लाल कलर से किया होता है बाबू रे, और उस पर सरकार का मोहर लगता है, पेड़ नंबर भी लिखा रहता है।
तो पेंट जो किया जाता है शोभा अच्छा दिखने के लिए नहीं कि रोड के किनारे पेंट कर दे तो अच्छा होता है, नहीं, उस पर जिंक क्लोराइड रहता है। क्या होता है? जिंक क्लोराइड। और कीड़े मकोड़े का जड़ में न लगे इसके लिए क्या क्या होता है? पेंट किया जाता है। तुम लोग आज तक समझते हो अच्छा लगने के लिए किया जाता है। बकलोरेट जिंक क्लोराइड का परत होता है, पेड़ पौधा में कीड़े मकोड़े से बचने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ जाए। ठोस द्रव गैस समझ में आ गया, भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया आप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाए। अब आइए पीछे की ओर, जहां से शुरू किए थे। अभी टाइम तो है हम लोग के पास है, तब टेंशन नहीं लेना है बाबू रे, हमको रहते टेंशन नहीं लेना। भौतिक और बड़ा कर दो बाबू, बोलो। पता नहीं बाबू, ये व्यास जी से पूछिए, ये क्वेश्चन किसका है? आशीष। देखिए अब मड़वा के बिया कोची कहता है, खुरपी के बिया में कोची कहा जाता है जी? एक भाषा हंसुआ गीत गाता है वाला कहानी मत करिए। यहाँ जो साइंस में तो आप तुम रात में कहाँ रहता है, यही पूछना तुम्हारा जरूरी है। थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है, चलिएगा देखिएगा। चलिएगा रासायनिक परिवर्तन देखिएगा बाबू, इसको शुद्ध, बेस शांत रहिएगा बाबू रे, समझो। जिसका एग्जाम हुआ और समझो बढ़िया से। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट आए हैं, आप लोग के दरोगा भर तैयारी करवा देते हैं। देखो एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध। अशुद्ध ये समझना बाबू। हल्ला क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग जब हंसते हो ना तो हमको कॉन्फिडेंस लेवल घटने लगता है कि कुछ गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं जो हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। आप समझ में आ गया ना? देखिएगा रासायनिक एक शुद्ध और एक अशुद्ध। देखते हैं खानदान के नाम तो आप सुनने करते हैं, दादा के 2 बेटा से 3 बेटा 2 बेटी। ये पदार्थ के खानदान है, एक तरफ के निपटा दिए, दूसरा तरफ पहला बेटा को कोची कर दिए, निपटा देकर पूरा खानदान पढ़ लिए। अब दूसरा बेटा कौन? रासायनिक। अब ओकर पूरा देख लेते हैं खानदान, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में देखिएगा तत्व, यौगिक और कौन होगा? मिश्रण। तत्व यौगिक, 2 बात होगा, तत्व और यौगिक। अशुद्ध में हो जाएगा कौन? मिश्रण। मिश्रण कैसा पदार्थ है? अशुद्ध। और तत्व यौगिक कैसा पदार्थ है? कोई दिक्कत है? थोड़ा इसको और साइड में ले लेते हैं। राइटिंग बैठिए नहीं करता है। अब देखिएगा रासायनिक में शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में ले लिए तत्व और यौगिक, अशुद्ध में ले लिए मिश्रण। आप समझिएगा पीरियोडिक टेबल के कितना तत्व कहलाए? कौन कहलाए? सिंगल। सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन। अकेले है तो, और 2 या 2 से अधिक मिल जाए तो 2 या 2 से अधिक होगा तो कुछ ना कुछ फार्मूला होगा, और जिसका कोई फार्मूले नहीं है ये तो बताए हैं। तत्व यौगिक मिश्रण पहचानने में कोई दिक्कत है? जैसे ले लेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब के सब क्या है? लेकिन कह दो जल, कैल्शियम कार्बोनेट, जल क्या हो? जल। H2SO4 क्या हो गया? KCO3, पोटेशियम कार्बोनेट क्या हो गया? सब के सब क्या हो गया? यौगिक। अकेले रहे तत्व, 2 या 2 से अधिक रहे तो यौगिक, और जिसका कुछ नहीं है फार्मूला, जैसे शरबत। शरबत का कोई फार्मूला होता
हवा का कोई फार्मूला है? मिट्टी का कोई फार्मूला है? नाइट्रो पित्तल कैसा धातु होगा? पित्तल मिश्र धातु में आएगा, मिश्रण होगा। अरे बकलोल, पित्तल 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 का कोई फार्मूला होता है? मिश्रण है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक मिला दिए पित्तल। कहां देखा है कि पित्तल का कुछ फार्मूला है? कांसा, कांसा का फार्मूला कुछ होता है? कॉपर और टीन। कहीं देखे कि कांसा का स्पेशल फार्मूला होता है? जैसे शरबत में कौची डालते हैं? चीनी, कल भी बताए थे। H2O, जल के साथ कौची रहता है? चीनी। C12, H22O11, यही ना चीनी का सूत्र होता है जी। C12, H22O11। अब बताइए तो शरबत के तो जानते हैं कि जल के साथ कौची मिलाए? चीनी, लेकिन बना कौची? शरबत। शरबत के फार्मूला है? ये तो मिश्रण है ना, जल और चीनी का मिश्रण हुआ। या तांबा और सीसा का मिश्रण बना के कांसा बना दिए, तांबा और जिंक मिला के पित्तल बना दिए। पित्तल का कोई प्रॉपर है फार्मूला? नहीं, जिसका कोई फार्मूला नहीं। क्या कला? मिश्रण। अकेले रहे तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दे, कुछ कहलाया? यौगिक। क्या कहलाया? यौगिक। अब बाबू रे, अब हम बता दिए हैं तत्व, धातु, अधातु। अब खाली समझाते जाएंगे। अब कुछ हुआ? उपधातु। कुछ हुआ? उपधातु। तब नहीं समझाए हैं। धातु विद्युत का सुचालक। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और जैसे इस समय जो करंट है ना, करंट जो प्रभावित हो रहा है, विद्युत का क्या है? सुचालक। तो धातु क्या हुआ? विद्युत का सुचालक। जो हिम्मच के करंट मारे, धातु। धीरे धीरे मारे, उपधातु। धातु और अधातु एकरा में धीरे रोके, विरोधो करेगा, देवो करेगा। समझ रहे ना? धारा को प्रभावित भी होने करेगा, थोड़ा थोड़ा विरोधो करेगा। उपधातु में धातु और अधातु दोनों। तो जाने भी देगा, रोकवो करेगा, जाने भी देगा, रोकवो करे। तो हल्का हल्का, एकदम न जाए दो। धारा का प्रयोग हिम्मच के करना है तो कुछ लगाना है, धीरे धीरे करवाना है। तो इसीलिए मोबाइल, टीवी जो डिजिटल टाइप का, उसमें जर्कोनियम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कैसा धातु? उपधातु है। छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक में, जो मोबाइल में जर्कोनियम का प्रयोग देना। अब मोटर चलाना है, जर्कोनियम लगाएंगे? हमें कंडेंसर लगा के स्पीड की जरूरत है, हिम्मच के करंट चाहिए। पंखा में धीरे लाइन की जरूरत है, देखते हैं। और नचाने के लिए कंडेंसर लगा दिया जाता है, हिम्मच के चाहिए। कैसे चाहिए? हिम्मच के चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो धातु, अधातु और उपधातु समझ में आ गया। अभी बता दिए टोटल तत्व की संख्या 118 में कितना धातु है, कितना धातु को उपधातु सब बता दिए। देखो बाबू, यौगिक, यौगिक भी दो प्रकार के, यौगिक के दो खानदान आगे बढ़ाया, कार्बनिक और यौगिक के दो खानदान आगे बढ़ा, कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। भाई सिंपल सी है बाबू, ये देखने वाला चीज है। जिस यौगिक में कार्बन दिख जाए कार्बनिक, और न दिखे तो अकार्बनिक। जल में कार्बन है, H2O में है कार्बन, कैसा हुआ यौगिक? अकार्बनिक। देखो तो पोटेशियम क्लोराइड में कार्बनिक है, कार्बन है, KCl। पोटेशियम और क्लोरीन है, न कि कार्बन। तो इसमें कैसा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। देखो पोटेशियम कार्बोनेट में कार्बन है कि नहीं है? पोटेशियम के साथ कुछ है? कार्बन। देखो तो सल्फ्यूरिक में कार्बन है, तो कैसा होगा?
चलिए शांत रहिएगा। आवाज आ रही है जी? कब से खत्म हुआ है? खत्म हुआ है बोल दिया ना। बैटरी खत्म हो, हाँ, जिसमें कार्बन दिख जाए, वैसे बकलोल एकरा में कार्बन है? कार्बन को तो सी, अरे बकलोल इतने बताना पड़ेगा। जहां सी नजर ना आए कुछ हो जाए। चलिए कार्बनिक का कार्बनिक समझ में आ गया जी? CaCO3 में सी नहीं है, कार्बनिक हो गया। कार्बन है तो कार्बनिक, ना है तो अकार्बनिक। चलिए ठीक है। अब देखिए मिश्रण में, माइक बंद है ना? ना माइक चल रहा है। समान मिश्रण कौन होता है बाबू? एक होता है विसमान। देखो समान और विसमान, समझना, समान और विसमान। हाँ हाँ, काचू क्लोरीन में, क्लोरीन में कार्बन है बकलोल। क्लोरीन के ऐसे हटाएगा, ये क्या है? अरे क्लोरीन का होता है तत्व को कुछ संकेत Cl। अब सी के कहेगा सर, सी को अलग कर दे, एल को, तो एल है क्या? एल को कहां रखेगा? अरे क्लोरीन का संकेत होता है Cl। अब एक में कार्बन ना समझ लेना। कैल्शियम कहेगा सर, कैल्शियम है तो कार्बन है, ए का है, वो का संकेत है कैल्शियम का Ca। कार्बन कहीं रहे, कार्बन कहीं पहले रहे, बीच में रहे, कार्बन दिखना चाहिए, कार्बनिक। जैसे देखो बकलोल, बकलोल के कमी है जी, मान गए ना? एकदम जरूरी है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सुनो एग्जाम्पल लो। देखो तो कार्बन है, अभी ना देखना कैल्शियम के कार्बन समझ लेना। यहाँ क्या है? कार्बन। देखो तो फेरस सल्फेट, क्या इसमें कार्बन है? जिंक सल्फेट, इसमें कार्बन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कार्बन है। पोटेशियम क्लोराइड, इसमें कार्बन है। HCl, इसमें क्या है? क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें कार्बन नहीं है। ये कार्बनिक क्या कार्बनिक? अब आइए मिश्रण में समान और विसमान। तो बता ही दिए, शरबत समान रूप से मिला, देखो समान रूप से मिला हुआ चीनी और नमक और चीनी का जल में मिलाते समान रूप से पता चलता है। नमक का घोल है कि चीनी का, चाटने के बाद में पता चलेगा मीठा है कि नमकीन है। समझ रहा? समान रूप से पता नहीं चले। जैसे छत को ढलैया करते देखे हैं? हाँ? देखो बालू गिट्टी सीमेंट सब दिखते रहता है। मिक्सचर खाए दलमोट, देखते हैं बादाम अलग रहता है, मूंग दाल अलग दिखते रहता है। पहले हम लोग क्या खाते थे? बादाम चुन चुन के खा लेते थे, वही ना करते थे पहले। तो मिक्सचर कैसा है? विसमान। कैसा है? विसमान। समान और विसमान में समझ में आ रहा ना? जैसे और क्या ले लो? हाँ देखिए मजाक करने वाली बात, एक कुकर में एक तरफ ले लीजिए राहर का दाल, मसूर का दाल, चना का दाल, जो लेना है ले लो, मूंग का। ऐसे पहचान आयत रहेगा, लेकिन ओकरा में एक गिलास डाल दीजिए पानी, 2 गिलास और 1 सीटी मरवा दीजिए। कहीं चाटिएगा तो नहीं कि यहाँ राहर है हुआ मूंग है, मिक्स लगता है कि नहीं? समान भी समान समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए, आपका पूरा का पूरा प्रॉपर क्या हुआ? समाप्त हुआ। यौगिक तत्व यौगिक का मिश्रण जब बताएगा वो, तो इससे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ले लो। चलिए मीटर जा रहा ना।
क्या हुआ बाबू? कहेगा हमारे शरीर में सबसे या भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो देखिएगा भू परपट्टी पर क्रम देख लेते हैं। भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कौन है? लोहा, फिर कैल्शियम है। तो इतने देखिएगा, एल्युमिनियम तो लोहा, कैल्शियम है ना, कैल्शियम है। ओ सियाल याद रखिएगा, ओ सियाल याद रखने का ये मैजिक ट्रिक, चलिए समझिएगा। ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, आल से एल्युमिनियम, अल्लाह से लोहा, ओ सियाल। बाबू रे कहेगा सबसे भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। लेकिन बाबू ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। क्या है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 8, तो 2 और 6, बाइतम कक्षा 5, 6, 7 वाला को अधातु कहेंगे ना जी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अधातु कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन कहेगा सबसे अधिक मात्रा में पाया वाला तत्व, तो कौन? ऑक्सीजन। तत्व में धातु धातु तीनों में से कुछ हो सकता है। अधातु सिलिकॉन क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। बाबू एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, 2, 8, 3, और लोहा तो धातु बताइए क्या है। देखिए भाई दोनों क्या है? धातु। क्या है? धातु। कैल्शियम क्या है? धातु। कैल्शियम क्या है? धातु। कहेगा कि भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में रहे ऑप्शन में तो लोहा, लोहा में रहे तो कैल्शियम। कहेगा भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन होगा? एल्युमिनियम। कहेगा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। मानव शरीर में देखो कौची, मानव शरीर में OCH है ना, N, OCHN, और क्या है? कैल्शियम है। नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम है। फिर क्या है? ले लीजिए बाबू रे, इतने समझिए। अगर अधिक मात्रा में पूछे तत्व, तो तत्व कैसे? ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। अधातु है। कार्बन अधातु, धातु और अधातु दोनों है। हाइड्रोजन का चाहिए अधातु, लेकिन नाइट्रोजन का चाहिए अधातु। क्या है? 2 पाँच होगा। कैल्शियम का चाहिए धातु। कैसे है? धातु। लेकिन बाबू कहेगा कि शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। कहेगा कि धातु में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? कैल्शियम। सबसे ज्यादा धातु में क्या पाया गया? कैल्शियम। शरीर में, मानव शरीर में अगर बाबू यौगिक के रूप में दे दो, सबसे कहेगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक, तो यौगिक जल कोची है? यौगिक H2 हमारे शरीर में सबसे अधिक यौगिक दे तो जल। तत्व पूछे ऑक्सीजन, धातु पूछे कैल्शियम। मानव शरीर की बात बोल रहे हैं। ये जल के बाद क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कौन पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद क्या पाया जाता है? वसा। क्या पाया जाता है? अगर कोई रहे, जल रहे, फर्स्ट ऑप्शन मार के निकलिए। न रहे, जल छोड़ के प्रोटीन वसा दे दो तो प्रोटीन मारना है। वही नहीं रहे तो वसा। क्रम है यौगिक का। प्रोटीन भी एक प्रकार का यौगिक है, वसा भी एक प्रकार का यौगिक है, जल भी एक प्रकार का। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा यौगिक हमारे हम लोग के शरीर में पाया गया? जल पाया गया। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। अभी टाइम है कि 4:30 हो गया। ज्यादा नहीं पढ़ा दिए। चलिए देखिएगा, सही बोल रहे हैं। लेकिन इसमें लाइन नहीं आ रहा।
इसमें लाइन नहीं आ रहा है जी।